जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी बताया गया था कि जो 50 डेज टारगेट प्रोग्राम है यानी कि मिशन 250 प्लस, इसमें आज डे 1 का मैं कुछ जो ऑलरेडी मैंने बोला था कि कुछ जो वीडियोस हैं वो आपको ओपन में मिलेंगे और कुछ जो वीडियोस हैं वो आपके क्लोज ग्रुप में मिलेंगे, जो पेड प्रोग्राम वाले हैं। तो इसमें से कुछ जो ओपन में इश्यूज हैं वो मैं दे रहा हूँ। लास्ट ईयर 21 22 सॉरी 21 2020 इसमें भी हमने आपको प्रोवाइड किया और इसमें से आपको ओपन में भी मैं अच्छा खासा क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो इसमें से आपको फायदा होगा। जो कैंडिडेट हैं कि हमें ऐसे के टॉपिक्स जो आने के संभावना होते हैं ये सारी तो मैं प्रोवाइड इसमें करा रहा हूं। ऑलरेडी आप लोग को बताया गया है कि रियलिस्टिक प्लान रखना है कि फॉर एग्जांपल आपके पेपर 1 है तो पेपर 1 में आप 150 का प्लान रखो। ओके, 150 का प्लान रखे। पेपर 2 में आपका टारगेट होना चाहिए 100 प्लस मार्क्स। अब इसी में हो सकता है किसी का थोड़ा इसमें कम आए, इसमें ज्यादा आ सकता है, या इसमें ज्यादा आए इसमें कम, लेकिन 250 के आसपास का आपको प्लान रखना है। ऐसा नहीं है कि 240 आएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। 230 में हो सकता है, 210 में भी सिलेक्शन हो जाए, 220 में भी हो जाए, लेकिन आपको मैक्सिमाइज करना है ताकि जो इंटरव्यू है उसमें कम प्रेशर हो। अब ये ऑलरेडी हमने बताया कि बोथ पेपर हैं तो कुछ ओपन में फ्री कंटेंट होंगे और कुछ जो होंगे दोज हु आर पेड सब्सक्राइबर। एडवांटेज ऑफ ये सब सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, सो जो आप ये कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, दे आर मोस्ट वेलकम। स्टार्ट हमने आपको 15 जून को बोला था और जो एंड होगा आपका 4 अगस्त को, बिकॉज आपका जो एग्जाम है वो 7 अगस्त को है। मंडे से फ्राइडे आपको वीडियोस मिलेंगे, और जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं एक्सेप्शनल केसेस में 1 to 2 डेज ब्रेक आपका हो सकता है। जो प्रोग्राम फी ऑलरेडी हमने बताया था कि पेपर 1 का 2500, पेपर 2 का 2500 कंबाइंड लेते हैं तो 4500, लेकिन ये आपका कल तक के लिए है कि 16 जून यानी कि टुमारो तक के लिए है। उसके बाद कोई भी प्रोग्राम में वो 500 एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूरोपा। तो यूरोपा जो है वो जुपिटर का मून है। तो ये एक तरह से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि मतलब फर्स्ट पार्ट फर्स्ट स्टेटमेंट का जुपिटर मून यूरोपा, तो ये पार्ट तो सही है। लेकिन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, ये वाला गलत है। क्योंकि आप जानते हो कि गेनीमेड जो है आपका, गेनीमेड ये जुपिटर का ही है। वो आपका जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है। और आपका टाइटन जो है वो सैटर्न का, वो आपका सेकंड जो लार्जेस्ट है। और ये यूरोपा जो है उसका नंबर बाद में आता है तो ये लार्जेस्ट नहीं है। तो हाउएवर जुपिटर का मून है, लेकिन तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है यूरोपा हैज द स्मूथेस्ट सरफेस ऑफ एनी सॉलिड बॉडी इन द सोलर सिस्टम। यस, ये अभी ये ट्रू है। अब ये बोलोगे कि क्या सब चीज का हम कर चुके हैं? नहीं, लेकिन जो हमारी ऑब्जर्वेशन अभी तक का है, वर्तमान का ऑब्जर्वेशन जो यानी अब तक का जो डेटा उपलब्ध है उसके अनुसार जो है वो यूरोपा का जो है स्मूथेस्ट बॉडी जो है यानी सरफेस उसका स्मूथ है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट का रहा एक्सरसाइज कवच। हाउएवर यदि देखा जाए तो ये जीएस आपका ये पुराना है, नेक्स्ट ये लास्ट ईयर का ही है। लेकिन यूपीएससी नाउएडे इनफैक्ट कुछ चीजें 2 साल पुराना भी पूछ रही है, तो कुछ चीजें आपको जानना चाहिए। तो ये है, इट इज मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी ओनली। नो, ओनली जहां भी आता है तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। इट इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी ओनली। नो, it is the joint military exercise involving the Indian Army, Indian Navy and the Indian Air Force only। तो अब only इसमें भी आ गया। तो अब इसमें क्या, इट इज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। इन जनरल यदि देखोगे ए जहां रहता है इसका मतलब वो एडिशन हुआ है, तो इस वजह से वो आपका ए यानी कि एडिशन नेक्स्ट ऐड हुआ है।
तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपका नहीं था। तो ये क्या है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के जो स्वर्ण सिंह कमेटी यानी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी एसएसएस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आया। तो इनिशियली देखा जाए तो 10 आपके फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किए गए, लेकिन जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत जो है 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, ए इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ स्टेटमेंट, ये भी एक्चुअल में देखा जाए तो ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है रेगुलर न्यूज में जो चीज है तो इवन पुराना है लेकिन अभी वर्क कर रहा है, तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है। करा एलिजिबिलिटी एज टू ज्वाइन द स्कीम इज अटल, सॉरी ये अटल पेंशन योजना, तो ये आपका पहले आया है लेकिन आपको जो है ये चल रहा है। तो इसमें क्या है, 18 से 40 इयर्स ऑफ एज, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका कंट्रीब्यूशन अंडर द स्कीम इज डिडक्टेड ऑटोमेटिकली थ्रू लिंक्ड अकाउंट। तो कोई अकाउंट, बैंक अकाउंट जो खोले हुए हैं, मान के चलो जनधन अकाउंट ही है, तो उससे ऑटोमेटिकली कट जाएगा। अब यदि आपके अकाउंट में सफिशियंट फंड नहीं है तब तो कैसे कट सकता है, तो फिर आपका यदि डिफॉल्ट होगा तो आपका उत्साह होगा तो बंद हो सकता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली है कि ऑटोमेटिकली आपको हर मंथ जा करके सबमिट नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वो लिंक्ड अकाउंट से कट जाएगा। तो इसका सी है। नेक्स्ट का रहा कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट दैट वाज ओवरथ्रोन बाय द बोल्शेविक्स इन द 1917 रिवॉल्यूशन। बोल्शेविक और मेंशेविक दो ये हुआ करते थे। बोल्शेविक का मतलब एक तरह से मेजोरिटी। तो उसमें देखो जो अभी रसिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, तो इस वजह से रसिया के बारे में आपको बहुत कुछ जानना चाहिए, ज्योग्राफी से लेकर के उसके हिस्ट्री, और ये आपको 10th में भी वगैरह में पहले हम लोग को भी पढ़ना था और आज भी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है एक तरह से। तो ये आपका है अलेक्जेंडर करेंस्की, ये इनके गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया था बोल्शेविक्स के द्वारा, तो ये है। ओके, जार निकोलस टू को मोन्सेविक ने इसके पहले ही कर दिया था, उसके बाद ये आए थे अलेक्जेंडर केरेंस्की, तो अलेक्जेंडर केरेंस्की को बोल्शेविक्स ने ओवरथ्रो कर दिया, तो इसका ए है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि लेट देयर बी एन ऑब्जेक्ट हैविंग सम केमिकल्स इन इट। कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ केमिकल्स हैं, it starts moving with a uniform velocity v and a chemical reaction starts happening. In this case, which of the following statement is are correct? अब कोई ऑब्जेक्ट है, तो कोई ऑब्जेक्ट है तो वो एक ट्रॉली भी हो सकता है, कुछ और चीज भी हो सकता है, तो हमको पता नहीं है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कुछ केमिकल रखा हुआ है, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव करना, और केमिकल रिएक्शन उसमें होता है। तो कह रहा है कि उसमें कौन सा करेक्ट है, तो chemical reaction happening in the system cannot change the velocity v of the center of mass of the object. अब ऑब्जेक्ट का हम जो मास है वो सेंटर ऑफ मास, तो उसके वेलोसिटी को केमिकल रिएक्शन चेंज नहीं कर सकता है। अब जस्ट तभी कर सकता है, मान के चलो कि कोई एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाए, बहुत बड़े बॉम्ब विस्फोट हो जाए उसमें के केमिकल से, तो वो दूसरी चीज। लेकिन इन नॉर्मल केसेस में जो है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसको वो चेंज नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि उसके वेलोसिटी v को चेंज नहीं करेगा, तो फर्स्ट सही है। सेकंड यदि देखें, केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन द सिस्टम कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इनसाइड विद द रिस्पेक्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो ये पार्टिकल के बारे में कह रहा है, यहां पूरा ऑब्जेक्ट के बारे में कह रहा है, लेकिन यहां पार्टिकल के बारे में कह रहा है। तो कोई पार्टिकल है तो पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। तो पार्टिकल तो होगा क्योंकि केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है तो वो पार्टिकल का मूवमेंट होगा। तो ये कह रहा है कि कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, तो पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को तो चेंज करेगा। तो ये आपका कैन नॉट है, तो ये गलत हो गया, ये आपका सही है। मास जो ऑब्जेक्ट है उस बड़े ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये इसके अंदर के पार्टिकल को चेंज करेगा, तो इस वजह से ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा, कंसीडर as India's first feminist writer, she actively campaigned for the rights of women. She was among the founding member of Satyasodhak Samaj. She is most known for her passionate pamphlets, the first of which was called Stri Purush Tulna, the famous personality being talked about in the given passage. अब देखो, पंडिता रामाबाई, ताराबाई शिंदे, और ये आपका सगुनबाई क्षीरसागर और मुक्ता साल्वे। अब मान के चलो कि एटलीस्ट आपने इन दोनों का नाम शायद प्रॉपर नहीं सुना होगा, लेकिन पंडिता रामाबाई
और ताराबाई शिंदे, इन दोनों का नाम आपने रेगुलर रूप से सुना है। और ये इनफैक्ट ये दोनों जो हैं वुमेन एजुकेशन और ये में, लेकिन अब ये एक तरह से ये चीज जो दिया हुआ ये स्पेसिफिक केस में वन ऑफ द, ये भी पंडिता रामाबाई भी इन्होंने बहुत कुछ ये किया वुमेन एजुकेशन, और लेकिन ये स्त्री पुरुष तुलना जो है ये इसको ताराबाई शिंदे ने लिखा है, तो इसका इस वजह से बी होगा। नेक्स्ट का रहा, इन विच of the following phenomena do heat waves travels along a straight line with the speed of light। तो कह रहा है कि इसमें से किस जो है किस फेनोमेना में जो हीट वेव है ट्रेवल करता है along a straight line with the speed of light। तो देखो थर्मल कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में कोई एक मान के चलो सॉलिड है, उसमें सॉलिड में पार्टिकल वाइब्रेशन के कारण जो है वो मूवमेंट होता है हीट, तो इतना ज्यादा उसमें नहीं होता है। कन्वेक्शन क्या होता है, जनरली आप देखोगे लिक्विड के केस में कि पूरा लिक्विड ही मूवमेंट कर रहा है, लेकिन रेडिएशन में क्या है, रेडिएशन के लिए जो है वो आपका विदाउट मीडियम के ये मूवमेंट कर सकता है, तो ये जो है रेडिएशन में स्पीड ऑफ लाइट से ये मूव कर सकता है हीट वेव। तो जैसे सनलाइट जो हमारा आता है पृथ्वी पर, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यदि हम देखते हैं तो पेपर इंडस्ट्री सेंटर और किस स्टेट में है, तो देखो जिसमें जिसमें आप जानते हो, फॉर एग्जांपल राजा मुंदरी, अब मान के चलो कैंपटी आप नहीं जान रहे हो, तो राजा मुंदरी जो है ये आंध्र प्रदेश में है, शाहडोल है मध्य प्रदेश में। अब बेलगोला जो आपका है, ठीक है, तो दो अब मान के चलो कि शायद आप नहीं जान रहे हैं, तो पहले इनको देखो जो में है, तो बी का 3, तो बी का 3 दो में है, तो ये एक तरह से हमारा ए और डी हट गया। अब सी का 4 है, सी का 4 इसमें भी आ गया, तो अब यहां से मान के चलो हमारा ये नहीं बन रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो कोई एक और फाइंड करें, तो बेलगोला जो है श्रवण बेलगोला आपने सुना होगा शायद, इसमें मान के चलो बेलगोला डायरेक्ट ये नहीं, तो श्रवण बेलगोला, क्योंकि वहां जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य वहां गए थे, और इनके कुछ जो आपके जैन मुनि थे ये भी इस एरिया में गए थे, तो जो बेलगोला है वो आपका कर्नाटक में है, तो केम्प्टी आपका महाराष्ट्र में, तो इसका मतलब बी होगा। तो कुछ आपको लिंक स्टेब्लिश करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं जानते हो तो आप इसमें नहीं कर सकते हो, तो बी आंसर है। 10 का रहा 10 नंबर क्वेश्चन नंबर, धनुषकोडी फ्रीक्वेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड। तो धनुषकोडी एक ऐसा जगह है ना जहां वो कहते हैं ना कि हमारी रोड जो होता है इंड नहीं होता है, लेकिन यहाँ देखोगे रोड यहाँ आता है, यहाँ से फिर वो लौट जाता है, ये इसके आगे नहीं, क्योंकि इसके आगे जो है सी है। तो कभी भी जाओगे आप वहां तो देखोगे बहुत अच्छा तीनों तरफ समुद्र है, और वहां रोड जो है इंड होता है, तो दैट इज ब्यूटीफुल प्लेस। और मान के चलो कि यही एक तरह से ये आपका रामेश्वरम में है, रामेश्वरम में यहीं पे पास में आप देखोगे पम्बन ब्रिज भी है, पम्बन ब्रिज भी काफी इंपॉर्टेंट है कि वहां जब हवाई ये सॉरी पानी का जहाज आता है बड़े बड़े, तो रेलवे लाइन जो है रेलवे पटरी जो है वो अलग हो जाता है, फिर जहाज निकल जाता है, फिर पटरी वो हो जाता है, तो ये तमिलनाडु में आपका है, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट का रहा है, इफ अ चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू is projected with certain velocity parallel to the magnetic field then it will। तो कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, ये प्रोजेक्टेड विथ सर्टेन वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होता है बी होता है, इसको जो मेजर करते हैं वो टेस्ला में करते हैं, और बहुत सारे मेजरमेंट हैं, तो ठीक है। तो मैग्नेटिक जो आपका चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है सर्टेन वेलोसिटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसमें क्या होगा, ट्रेस हेलिकल पाथ, ट्रेस सर्कुलर पाथ, कंटिन्यू इट्स मोशन विदाउट एनी चेंज, और कम टू रेस्ट इंस्टेंटली। तो ये आपका एक तरह से कॉन्स्टेंटली ये नहीं होगा, लेकिन ये कर रहा है सर्टेन वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो रहा है, तो इसका मतलब है तब ये आपका विदाउट एनी चेंज का ये होते रहेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के यदि आपके ये में परपेंडिकुलर होता तो ये शायद आपका हेलिकल पाथ में मूव करने लगता, लेकिन चूंकि ये पैरेलल जा रहा है तो कंटिन्यू मोशन करते रहेगा, तो इसका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 का रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कैन द सुप्रीम कोर्ट विड्रॉ ए केस पेंडिंग बिफोर ए हाई कोर्ट
एंड डिस्पोज ऑफ द केस इटसेल्फ। मान के चलो कोई कुछ केस ऐसे हैं, सुप्रीम कोर्ट आप जानते हो कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ चीजें जहां कंफ्यूजन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से प्रॉपर वो उस चीज को करती है। सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रेट करती है कोई लॉ को। तो कुछ केसेस जो हैं, आप जानते हो आर्टिकल 136 जो है उसमें एसएलपी का है, स्पेशल लीव पिटीशन, उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट किसी केस को अपने अंदर ले सकती है। या इनफैक्ट आर्टिकल 143 है कि जिसमें कंप्लीट जस्टिस की आवश्यकता होती है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कर सकती है। तो फर्स्ट करा, व्हेन केसेस involving same or substantially the same question of law are pending before the Supreme Court and one or more High Court। yes, कोई भी केसेस जो है करा या तो सुप्रीम कोर्ट के में पेंडिंग है, कोई भी चीज है तो जो या वन और मोर हाई कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस है, या मैंने सिमिलर टाइप का, कि कोई सिमिलर टाइप का केसेस सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी आया, तो उसको क्लब कर सकता है, उसको कॉल कर सकता है, उसको क्लब, या किसी हाई कोर्ट में एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, व्हेन केसेस इन्वॉल्विंग सेम और सब्सटेंशियली द सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ आर पेंडिंग बिफोर टू और मोर हाई कोर्ट। सेम डिफरेंट टाइप के, जैसे कोविड-19 के केस में देखोगे कि बहुत सारे केसेस जो हैं सिमिलर नेचर के थे। ऐसे ऐसे बहुत बार होता है, कहीं लैंड एक्विजिशन वगैरह या कुछ ऐसी चीजें, तो उसमें क्लब करके सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकता है। तो इसका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट का रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर एका मूवमेंट। तो एका मूवमेंट आप देखोगे कि इसमें मदारी पासी का आपने नाम सुना होगा। तो एका मूवमेंट जो है हरदोई, बहराइच एक्सेट्रा इन आबाद है, तो इसमें किसानों का मूवमेंट था। ओके, तो ए इसका फैक्चुअल है। नेक्स्ट आपका ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। सम टाइम ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ देते हैं जब आपको लगता है कि अच्छा ये भी ऐसा भी हुआ था। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाइसराय वाज स्टैब्ड टू डेथ इन अंडमान आइलैंड्स। तो अंडमान एंड निकोबार जो है, तो अंडमान आइलैंड्स में ये किनको किया गया था, तो ये लॉर्ड मायो को किया गया था। तो कभी कभी ऐसे ऐसे पूछ देते हैं। अब देखो इसमें से मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो गवर्नर जनरल हैं, इंडिया के इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल वाइसराय हैं, उनके बारे में बेसिक्स जानना आपको थोड़ा सा चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सारे के बारे में डिटेल पढ़ने लगोगे, लेकिन कुछ ऐसा आ जाता है, आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो उसको आप देख सकते हो। तो इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट का रहा है, हु इज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो अब ये देखो, इसमें डायरेक्ट यही सिर्फ जानना नहीं, ये तो देखा जाए दीदी, तो एज ए ऑप्शन के तौर पे तो सुमन के बेरी हैं, ये अभी बने हैं राजीव कुमार के हटने के बाद। ठीक है, अब इसमें सब टाइम पूछ सकता है कि पहले कौन थे फर्स्ट यानी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। तो ये अरविंद पनगड़िया या अरविंद पंगारिया व्हाट्सोएवर कह सकते हो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो वो फर्स्ट थे। अभी वर्तमान में जो है सुमन के बेरी ये बने हैं। और जो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, तो इसमें डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि जस्टिस पार्टी ऑफ इन मद्रास मेड द एक्सपेरिमेंट ऑफ डायरकी अ सक्सेस इन द प्रोविंस बिकॉज ऑफ देयर। देखो जो ये जस्टिस पार्टी था, तो सीएन मुदलियार जो थे, डॉक्टर सीएन मुदलियार, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है ना। तो सीएन मुदलियार जो थे, वो उन्होंने एक तरह से इसको इस्टेब्लिश किया 1916 में। 1916 में इसको इस्टेब्लिश किया। और ये एक्चुअली जो था कि जो तमिल सोसाइटी तमिलनाडु का था, उसमें ब्राह्मण और नन ब्राह्मण का ये जो है, जैसे ईवी रामास्वामी पेरियार के बारे में भी आपने, ईवी रामास्वामी नायकर जिन्हें हम पेरियार कहते हैं, पेरियार भी देखो एंटी ब्राह्मणिज्म के लिए, यानी ब्राह्मण के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया। तो उसी प्रकार ये भी जो है जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, तो इसमें भी एक तरह से इन्होंने भी ये किया। डॉक्टर जो सीएन मुदलियार थे, इन्होंने भी ये फाइट किया। तो ये सक्सेस कैसे बनाए, तो एंटी ब्राह्मणिज्म स्टांस। तो ये आपको यदि पता होता कि ये ब्राह्मणिज्म के खिलाफ थे, तो ये आपको आंसर इससे मिल सकता था। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 17 नंबर, देखो ये मैथ का क्वेश्चन, हमने बोला था आपको कि हर टाइप के क्वेश्चंस को हम देने का कोशिश करेंगे। तो इसमें इसको ए और बी मान लो। अब ऐसा नहीं है कि सॉरी, इसमें हाँ ये होल स्क्वायर है, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी, सेम सिचुएशन है ए बी। और फिर इसको जो भी, तो ये डिवाइडेड बाई है, तो इसको हम ए मान लेते हैं 35 को। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab होगा। और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2ab कट गया,
तो क्या आ जाएगा 2a² प्लस b², नीचे डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। तो a² प्लस b² कट गया, ये 2 बचा, तो हमारा ये आंसर। तो ऐसा नहीं है कि अब हम उसको कैलकुलेशन करने लगेंगे, आप इसके फॉर्मेट में सेट करके देखो कि क्या आता है, उस ढंग से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि रिसेंटली अमृत सरोवर इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम। तो ये अमृत सरोवर जो स्कीम है, ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया। ये आपको 24 अप्रैल को ये लॉन्च किया गया। तो 24 अप्रैल आप ये जानते हैं कि पंचायती राज दिवस होता है। पंचायती राज दिवस यानी कि देश के जो आज़ादी के 75 साल जो हम पूरे करने जा रहे हैं इस बार, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक अमृत सरोवर बनाया जाना है, वो उस पर वर्क चल रहा है, ताकि जो हम वाटर कंजर्वेशन, जल जो है अमूल्य है। खास करके अभी आप गर्मी के मौसम में देखो कि पानी की कितनी आवश्यकता है। बहुत सारे एरिया में हम लकी हैं कि कुछ एरिया में, जैसे हम लोग के एरिया में मानिए पानी है, कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें पानी की बहुत दिक्कत है, या कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ इतना ज्यादा पानी पड़ गया कि दिक्कत हुआ। लेकिन पानी, वाटर बहुत कीमती है, तो उसको करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर से लॉन्च किया गया। 24 अप्रैल को ये किया गया, प्राइम मिनिस्टर ने किया। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका फिर ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, अब ये कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 16,500 इफ इट इंक्रीजेज एनुअली एट द रेट ऑफ 10%, देन व्हाट विल बी पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो इसको या तो आप कर सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, P इंटू 1 प्लस R बाई 100, ठीक है ना। उसके बाद आप n करोगे तो, या लेकिन ये कम्प्लेक्स आपके लिए हो जाएगा। अब हम ये, इसको ऐसा है 2 साल का है, तो इसको हम क्या है, पहला ईयर में 10% बढ़ रहा है, तो 16,500 का 10% क्या होता है, 1650 होगा। इसको अब जोड़ दो तो ये 5, ये 1, ये 7, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, और ये अब इसमें फिर 10%, तो ये 1 ईयर का हुआ, फिर 1 इसमें 10%, तो 1 8 1 5। अब इसको जोड़ दो, 5 6 9 9 1, तो ये आ गया 2 ईयर्स बाद इतना होगा, तो 19965। तो इजीली है। तो आप ये फॉर्मूला नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसे जैसे स्टेप बाय चेक कर लेंगे। नेक्स्ट का रहा है कि इंडिया हैज सेट अप इट्स फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन इन विच सिटी। इसका मतलब है कि जो वेटलैंड हमारा है, अभी देखा जाए तो रामसर साइट वेटलैंड, और रामसर साइट, हर वेटलैंड जो है रामसर साइट नहीं है, लेकिन हर रामसर साइट वेटलैंड है, ये ट्रू है। तो सारे जो वेटलैंड है वो रामसर साइट नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो रामसर साइट है उसी को प्रोटेक्ट करना, और को भी प्रोटेक्ट करना है। तो अभी हमारे पास देखा जाए तो लेटेस्ट डेटा के अनुसार 49 रामसर साइट हैं। तो रामसर साइट में जो लेटेस्ट अपडेशन होते हैं उसको आपको ऐड करना, ये आपको जानना चाहिए। लेकिन हम जो कंजर्वेशन के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए जो सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं, वो आपके ये कहाँ किए हैं, तो वो आपके चेन्नई में ये कर रहे हैं। ओके, तो इसका डी है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एट 4:30 AM व्हाट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड। तो इसको घड़ी से आप देख सकते हो। तो ये सपोज देखो 4:30 यदि है, तो इसको यहाँ 3 मानो, यहाँ 6 मानो। तो 4:30 पर जब 30 मिनट बचेगा होगा, तो जो मिनट हैंड है वो तो पूरा 6 पे आ जाएगा। लेकिन 30 मिनट में जो इधर 4, यहाँ मानो आप 4 है, यहाँ आप 5 है, तो जो आर हैंड है तो वो 4 और 5 के बीच में, एग्जैक्ट बीच में रहेगा। तो देखो यहां आप जानते हो 1 आर बराबर 30 डिग्री, तो हाफ आर इधर है, तो 30 प्लस 15, तो यानी कि 45 डिग्री। तो ये बी हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट आपका 22 करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मैंने डिस्कस आपको शायद ये किया था, जो एटलीस्ट पेड वाले प्रोग्राम है, कि जो 1986 है हमारे जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। इसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, इनफैक्ट 1980 के डेकेड में ही बहुत सारी चीजें हुई। तो इसमें क्या बनाया गया था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अभी हमने देखा ना कि वाटर जो है कंजर्वेशन, एक तरह से अमृत सरोवर जो योजना लॉन्च किया गया 24 अप्रैल को, तो वाटर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया। ओके, नेक्स्ट आपका 23 नंबर जो है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग वर्ल्ड मोन्यूमेंट फंड। तो वर्ल्ड मोन्यूमेंट फंड के संबंध में कौन से करेक्ट हैं? तो पहला करा, इट इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिक आर्किटेक्चर एंड कल्चरल हेरिटेज साइट अराउंड द वर्ल्ड। सेकेंड पार्ट तो थोड़ा सा सही है, लेकिन फर्स्ट पार्ट ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक तरह से प्राइवेट एनजीओ है। ओके, प्राइवेट एनजीओ है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इट वाज फॉर्म्ड इन 1965, यहां तक ये सही है कि 1965 में ये हुआ और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। लेकिन इंपॉर्टेंट ग्रुप अंडर यूनेस्को नहीं। जब ये आप देख रहे हो कि प्राइवेट एनजीओ है, तो ये इसके कोलैबोरेशन से वर्क करता है, जो यूनेस्को है उसके कोलैबोरेशन में वर्क करता है, लेकिन ये इसके अंडर नहीं है, इंपॉर्टेंट ग्रुप है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत। थर्ड, एवरी ईयर WMF यानी कि जो आपका वर्ल्ड मोन्यूमेंट फंड है, पब्लिशेस वर्ल्ड मोन्यूमेंट वॉच, ये एवरी ईयर नहीं, एवरी 2 ईयर्स। तो ये भी गलत। तो डी आपका नन ऑफ द अबव, कोई भी करेक्ट नहीं है। ओके, तो इसका डी हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू ये ओके टी बोर्ड इन इंडिया। ओके, to tea board in India, consider the following statements. The tea board is a statutory body. Yes, a statutory body का मतलब होता है कि जो आपका पार्लियामेंट के लॉ से बना हुआ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन स्टैट्यूट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना हुआ है। या मान के चलो कि चूंकि ये स्टेट बोर्ड टी बोर्ड ऑफ इंडिया है, अब स्टेट का किसी का रहता तो उसके लेजिस्लेचर से करा। इट इज रेगुलेटेड बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नहीं, ये इसके थ्रू नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ये ट्रेड एंड कॉमर्स है। ओके, तो ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर। तो सेकेंड गलत हो गया। तो जब सेकेंड गलत हो गया तो आपका ये हट गया, फर्स्ट सही है तो इसका मतलब ये हट गया। अब हमारे पास दारोमदार एक तरह से 3 और 4 में हम कोई भी एक जानते हैं तो हमारा बन जाएगा। तो टी बोर्ड्स हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु, नहीं कोलकाता, ये है कोलकाता। तो ये हमारा गलत हो गया, तो अब यही है। अब देखो, टी बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिसेस एट दुबई एंड मॉस्को, ये आपको नहीं भी पता था तो ऑटोमेटिकली आपका ये सही होगा, क्योंकि 3 आपका गलत हो गया। तो 1 एंड 4 करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इसमें ये है, इफ NC9 इक्वल टू NC8 देन द वैल्यू ऑफ n। अब ये देखो क्या होता है, NC कोई भी है, NC9 है, इसका मतलब क्या होगा, n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका जो होता है n माइनस जो आपका ये दिया हुआ है तो 9, ठीक है ना। तो ये आप करते चलोगे n माइनस 1 ये करके, और आपका जो एक फॉर्मूला उसमें तो देखोगे 9 और 8 इसमें करोगे तो 17 करो, तो 17 के बीच में आपका एक तरह से 8.5 पड़ता है। लेकिन ऐसे इसको समझो तो ये 8 और 9, तो इसका मतलब है 17 करोगे तो इसमें 9, इसमें 17 में 9 घटाओगे तो 8 आएगा, 17 में 8 घटाओगे तो 9 आएगा, ये आपका 17 हो जाएगा। तो ये आपका 25 क्वेश्चन पेपर 1 में हो गया। ओके, पेपर 2 में जो है आपके पास 2 ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इन दोनों को आपको एज ए ऐसे लिखना है। ऑब्वियसली जहां देखो ऐसे आपको लिखना है, इस वजह से क्योंकि हिंदी में दिया हुआ है इसका मतलब ऐसे ही है। तो वुमेन मस्ट बी ट्रीटेड मोर देन कमोडिटी फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर इकोनॉमी, यानी कि वुमेन को है जो हमको सिर्फ कमोडिटी के तौर पे नहीं ट्रीट करना है, उनको हमें एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, उनको राइट्स देना है। ओके, तो इस पर आपको लिखना है। और आपका इन्वायरमेंट कंसर्न मस्ट बी एट सेंटर स्टेज वाइल फॉर्मुलेटिंग एनी पॉलिसी। तो इन दोनों को लिखना है, आप अपना लिखो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ऑलरेडी मैंने बोला था कि कुछ टॉपिक्स जो है मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड कराऊंगा, आप इन टॉपिक को लिखें। और जो पेड प्रोग्राम वाले फॉर एग्जांपल हैं तो उनका जो है मैं कॉपी ऑब्वियसली है पेड प्रोग्राम वाले का चेक करूंगा। और जो पेड प्रोग्राम वाले में मैंने ऑलरेडी बोला कि उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है हम डेली बेसिस पे आपको ओपन में लास्ट ईयर भी हमने दिया, लास्ट टू लास्ट ईयर भी दिया, तो ये कंटिन्यू रहेगा। जिनको भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है वो आप ये मैसेज कर सकते हैं यहाँ कमेंट बॉक्स में, या फिर जिनको भी पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो वो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे ये कर सकते हैं मैसेज। ओके, सो थैंक यू।